हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। दोस्तों, आज हम न्यूज़पेपर थ्रू प्रीमिक्स के अंदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ करेंगे और उसके साथ साथ एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। तो बहुत से टॉपिक है दोस्तों, इनके ऊपर बात करेंगे अलग अलग लेवल के ऊपर। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द लेवल ऑफ सिक्योरिटी नीडेड बाय एनी इंडिविजुअल इज डिसाइडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। सेकेंड स्टेटमेंट इज जेड प्लस इज द हाइएस्ट कैटेगरी ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइडेड टू अ पर्सन विद हाई थ्रेट परसेप्शन इन इंडिया। वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नन ऑफ द अबव। यहाँ पे ये क्वेश्चन है क्योंकि ये आज की न्यूज़ में द हिंदू के अंदर आर्टिकल भी आया है इसके ऊपर, तो इसीलिए ये क्वेश्चन डाला गया। तो ध्यान से दोस्तों करना। जैसा कि आपको पता है भाई, अब तो नोटिफिकेशन आ गया, अब आपको प्री के ऊपर फोकस रखना है थोड़ा सा। और यहाँ पे आपको क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन वो करने हैं, ट्राई करने हैं, जो भी गलतियाँ हैं उनको सुधारना है। तो उसी के लिए यहाँ पे बोथ वन एंड टू आर करेक्ट। यहाँ पे वैसी डिक्लाइन जेड कैटेगरी सिक्योरिटी, ये न्यूज़पेपर में था, उनके ऊपर रिसेंटली अटैक हुआ था, उनको बाद में एमएचए ने प्रोवाइड की, लेकिन उन्होंने डिक्लाइन कर दिया। अब जैसा कि आपको पता है, एसपीजी के बारे में हमने रिसेंटली पढ़ा था कि वो प्राइम मिनिस्टर और उसकी इमीडिएट फैमिली को मिलती है। उसका केस वो किया, पंजाब के केस के अंदर हमने उसको पूरा टॉपिक को पढ़ा था। यहाँ पे बात कर रही है बाकी टाइप ऑफ सिक्योरिटीज़ के बारे में। तो जेड सिक्योरिटी जो है, कैटेगरी सिक्योरिटी के हाई रिस्क इंडिविजुअल है ना, पैसे परसेप्शन होती है कि भाई कौन सा किस इंसान को हाई रिस्क है, उसके लिए ये सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। और ये परसेप्शन जो है कि भाई कितनी ज़्यादा किसकी इन्फॉर्मेशन के ऊपर बेस, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो या रॉ की ये एजेंसी बताती है कि इस पर्सन को ज़्यादा थ्रेट है और उसको ये प्रोवाइड एमएचए प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर है या फिर होम मिनिस्टर, एनएसए है ना, इनको तो अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन, क्योंकि वो उस पोजीशन के ऊपर है, इनको सिक्योरिटी मिलेगी मिलेगी। बाकी जो है वहाँ पे क्या होगा, उनकी जो देखा जाएगा कि थ्रेट है या नहीं, तो उसके हिसाब से, थ्रेट के हिसाब से ये अलग अलग कैटेगरी की उनको यहाँ पे सिक्योरिटी मिलती है। एसपीजी जो है ये प्राइम मिनिस्टर के लिए है, ये हमने ऑलरेडी ये इसको कवर किया हुआ है। लेकिन अब देखो अलग अलग कैटेगरी हैं। अब इन अलग अलग कैटेगरी के अंदर कौन कौन सी, अगर मैं बात करूं कि सिक्योरिटी मिलेगी, कौन सी नहीं मिलेगी, कितने पर्सोना मिलेंगे, ये टॉपिक जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि भाई एग्जैक्टली है इतने ही मिलेंगे, थोड़ा बहुत वेरी करता है। इसीलिए अगर हम देखें अलग अलग आर्टिकल के अंदर भी इसके अंदर वेरिएशन है। तो मेरा मानना है कि यहाँ पे यूपीएससी आपको ज़्यादा तंग नहीं करेगी। हाँ, उसका देख सकती है कि किस हिसाब से मिलती है, वो देख सकती है एमएचए देता है या क्या, उसके अंदर कितने पर्सोनल एग्जैक्ट, वहाँ पे आई थिंक यूपीएससी आपको नहीं टच करेगा, क्योंकि ये पुरानी रिपोर्ट के हिसाब से कुछ और है, नए के हिसाब से कुछ और है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं जो एक्स कैटेगरी है, वन गनमैन है। वाई के लिए वन गनमैन फॉर मोबाइल सिक्योरिटी एंड 1+4 ऑन रोटेशन बेस फॉर स्टैटिक सिक्योरिटी। वाई प्लस कैटेगरी के अंदर 2 गनमैन है। जेड के अंदर अराउंड 6 गनमैन यहाँ पे मिलते हैं। लेकिन ये सिर्फ मनोरंजन के लिए पढ़ लेना, अदरवाइज यूपीएससी के अंदर आया तो इसके हिसाब से क्लिक कर दोगे तब भी ठीक है, अदरवाइज यूपीएससी इसके अंदर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएगी। हाँ, इसका जो किस इन्फॉर्मेशन के बेस के ऊपर और कौन सेंट्रल लेवल के ऊपर देता है वो आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा ये भी स्टेटमेंट पूछी जा सकती है, जेड प्लस सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड करता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कमांडोज। बाकी जो दिल्ली पुलिस से आईटीबीपी एंड सीआरपीएफ ये प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत ही लिमिटेड चांस है जहाँ पे आपको क्वेश्चन बनेगा, और जो एक तो हमने बना दिया उसी टाइप का ऑलमोस्ट क्वेश्चन अगर यूपीएससी बनाना चाहे तो बन सकता है। ठीक है दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन देखिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इशुएंस ऑफ पासपोर्ट टू इंडियन सिटीजन। सेकंड है, गवर्नमेंट स्टार्टेड पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड विद टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। थर्ड है, अंडर PSP 2.0 द डाटा सेंटर्स डाटाबेसेस एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विल बी ओन्ड बाय टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। वन ओनली, वन एंड टू, टू एंड थ्री, ऑल ऑफ दी अबव। यहाँ पे दोस्तों ये क्वेश्चन अगर आपको आता है, थोड़ा बहुत अंदाजा है ना, तो तब भी ये सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे अपना आंसर आता है 1 एंड 2। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के साथ। अब ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, अब यहाँ पे प्राइवेट एजेंसी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस को गवर्नमेंट खुद ओन करेगी ना डेटा, फिर तो प्राइवेसी खत्म होगी। तो अगर आप इसको थोड़ा सा लॉजिक लगा के भी निकालोगे तब भी अपना बन सकता है। तो डाटा बेसिस वगैरह, डाटा सेंटर्स हैं, वो टाटा कंसल्टेंसी नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करती है। ठीक है जी, ओके। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो रिसेंटली अवेयर ऑफ डाटा थेफ्ट कंसर्न ऑन ई पासपोर्ट, अभी रिसेंटली पार्लियामेंट के इसके ऊपर बात हुई, तो उन्होंने बोला कि हमें पता है और हम पासपोर्ट के अंदर काफ़ी चेंजेस लेके आ रहे हैं। गवर्नमेंट ने पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया।
ठीक है, ताकि जो पासपोर्ट के अंदर डेटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सके। उसके बाद जो अभी रिसेंटली बजट के अंदर क्या आया, बजट के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि हम RFID जो रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन चिप वगैरह उसका भी इस्तेमाल करेंगे। ये वही है जहाँ पे आपका जो फास्ट टैग वगैरह उसके अंदर ये यूज़ होती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बोला गया कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सेटअप किए गए, उसको हम फॉलो करेंगे। ठीक है दोस्तों, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होगी? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के पास, NIC जो मेटी के अंदर है। ठीक है जी, ओके। पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम के बारे में पढ़ते हैं। मिशन मोड प्रोजेक्ट है जो नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के हिसाब से वहाँ पे एक के ऊपर फोकस करके चलता है। अब ये काम सेटअप किया ऑलरेडी हमने पढ़ लिया टाटा के साथ। ठीक है जी, इसके अलावा पासपोर्ट 2.0 आया। अब यहाँ पे भाई टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है ना, टेक्नोलॉजी के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेके कितनी कितनी चीज़ें मिल गई, तो आपको कैसे पासपोर्ट की जो सर्विस मिलनी चाहिए उसके अंदर भी टेक्नोलॉजी इंक्रीज होनी चाहिए। इसी के लिए लेके आए 2.0। ठीक है, ई टेक्नोलॉजी जो है, ठीक है, ई पासपोर्ट टेक्नोलॉजी ये टाटा कंसल्टेंसी सर्विस देखेगी, लेकिन जो डेटा है वो गवर्नमेंट ओन करेगी। ये आपने ध्यान रखना है बस। ठीक है दोस्तों, ओके। इसके अलावा ई पासपोर्ट क्या है, उसके अंदर चिप लगी होगी जहाँ पे आपका बायोमेट्रिक डेटा ये सारा वहाँ पे स्टोर होगा, तो और ज़्यादा हम कहते हैं सिक्योर उसके अंदर हो सकता है। और ये जो ई पासपोर्ट का सॉफ्टवेयर है किसने डेवलप किया है? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर IIT कानपुर। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा स्टैंडर्ड मैंने आपको बता दिया ICAO। ठीक है जी, उसके हिसाब से ही चलेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट टू गोल्डन लंगूर। फर्स्ट है, इट इज़ एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ इंडिया। सेकेंड, इट इज़ लिस्टेड एज क्रिटिकली एंडेंजर अंडर IUCN। वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नन ऑफ द अबव। पहली स्टेटमेंट के ऊपर ही ज़्यादातर क्वेश्चन बनता है UPSC के अंदर। UPSC पूछती है कि भाई आपने विजिट करना है या इस पर्टिकुलर स्पीसीज को आपने देखना है, तो कौन सा इंडिया का बेटर एरिया है जहाँ पे आप देख सकते हो, या फिर आपको 2 स्पीसीज और दे के साथ में ये स्पीसीज का पूछ लिया कि ये कौन से एरिया के अंदर है। जब आप एग्जाम के अंदर जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये देखना है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर कौन सी स्पीसीज एंडेमिक है, उसके बाद जो सदर्न रीजन है अपना वहाँ पे कौन सी एंडेमिक है। ठीक है, और कुछ स्पीसीज हैं जैसे राजस्थान वगैरह वहाँ पे देखने को मिलती है। तो बस इतना आपने एटलीस्ट ध्यान देना है कि हिमालय रेंज के अंदर कौन सी है। तो वो बेसिकली आप कैसे करोगे, आप ऐसे कर सकते हो कि आपने एक पेज लिया, आपने सारी स्पीसीज पढ़ ली, ये स्पीसीज इस रीजन के अंदर कौन सी मिलती हैं, यहाँ पे कौन सी मिलती हैं, यहाँ पे कौन सी, उनके नाम लिख लिए। आइडिया हो जाता है कि एग्जाम के अंदर आपकी ईजिली वो स्टेटमेंट आप क्लिक कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, ओके। तो यहाँ पे आंसर है नन ऑफ द अबव, दोनों गलत है दोस्तों। विलेजर रजिस्ट सेंचुरी टैग फॉर लंगूर हैबिटाट, ये न्यूज़ में है द हिंदू के अंदर। वेस्टर्न असम के अंदर बेसिकली जो ये इशू ये है दोस्तों कि फॉरेस्ट एरिया के अंदर जो लोकल कम्युनिटी है वो लंगूर की स्पीसीज़ को प्रोटेक्ट कर रही थी। उसने कंजर्वेशन एफर्ट भी लिए काफ़ी। उसके बाद जैसे जैसे एफर्ट करते गए उसका नंबर भी इंक्रीज़ हो गया। नेचुरली है कि भाई उस रीजन की जो कम्युनिटी है उसका लाइवलीहुड उसके ऊपर डिपेंडेंट है। गवर्नमेंट ने बोला कि हम इसको सेंचुरी बना देंगे, ठीक है जी, अपग्रेड करेंगे इसको, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना देंगे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मतलब कुछ रिस्ट्रिक्शन वहाँ पे लग जाएगी। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनेगी तो लोकल लोग जो है उन्होंने अपोज किया। ठीक है, उन्होंने अपोज किया और उन्होंने बोला कि आप फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के अंदर इसको डिक्लेयर कर दो। ठीक है, वहाँ पे अगेन जो लोकल कम्युनिटी है उनको राइट्स मिलेंगे। इन्होंने ये भी बोला कि हमने जो कैनोपी है फॉरेस्ट की वो इंक्रीज़ की है, उसका नंबर भी इंक्रीज़ किया है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हमारी वजह से इसका नंबर कम हुआ, तो आपको ये डिक्लेयर नहीं करना चाहिए। ये विलेज ने अपोज किया बेसिकली। तो यहाँ पे दोस्तों अगर मैं बात करूँ गोल्डन लंगूर की, लीफ मंकी बोलते हैं इसको, असम, इंडिया, सदर्न भूटान, स्पेशली इंडिया और भूटान रीजन के अंदर यहाँ पे ये देखने को मिलता है। एंडेंजर स्पीसीज या साइट्स 1 है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1 है, मतलब मैक्सिमम प्रोटेक्शन है अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नॉर्मली जैसे मान लीजिए किसी स्टेट ने डिक्लेयर करना है, स्टेट क्या करती है, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उसको बोलती है कि भाई हम इसको डिक्लेयर करना है, तो यहाँ पे नोटिफिकेशन निकालती है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है उसको जो लोकल लैंग्वेज के अंदर उसको पब्लिश करता है कि भाई ये वाला पर्टिकुलर एरिया हम डिक्लेयर करने जा रहे हैं। अगर किसी को आपत्ति है तो वो बोल दे, क्योंकि मान लीजिए किसी की कोई प्राइवेट लैंड है, वो बोलता है मेरी लैंड है ये, है ना, तो अपोज करता है। वो सारा काम करके उसके बाद जब फाइनल हो जाता है कि हाँ ये काम सारा सेटल हो गया, तो उसके बाद उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है। इवन अगर मान लीजिए कोई टेरिटोरियल वाटर है वहाँ पे
सेंटर से परमिशन लेनी पड़ती है। और दूसरा, अगर मान लीजिए कोई ऐसी लैंड है जो सेंटर को ट्रांसफ़र की गई है तो वहाँ पे सेंटर भी डिक्लेयर उसको कर देती है। ये कुछ चीज़ें हैं। अदरवाइज देखो, अगर सेंटर को फ्री हैंड दे दिया जाए कि वो कुछ भी, फिर तो वो स्टेट के अंदर कुछ बचे ही ना, है ना। अगर अपोजिशन वाली आ गई तो थोड़ा बहुत यहाँ पे बैलेंस भी रखा गया है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सीपैक इज अ कॉरिडोर लिंक्स जिनजियांग विद चाबार पोर्ट। सेकेंड है, CPEC is a flagship project of Belt Road Initiative. Third है, Blue Dot Project supports private sector led infrastructure financing is a part of Belt Road Initiative. One only, 1, 2, 2, 3, all of the above. चलिए जी, यहाँ पे दोस्तों सिंपल क्वेश्चन है, हमने पहले भी इसको CPEC के बारे में पढ़ा हुआ है ना। जो स्टूडेंट नए हैं या कहीं ना कहीं जो 1 साल से प्रिपरेशन कर रहा है उसने इसके बारे में पढ़ा ही होगा। तो 1 and 2 इज द करेक्ट। ओके, यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो ये स्टेटमेंट इसको चेंज करो, ठीक है दोस्तों। सेकंड है CPEC इज फ्लैगशिप, तो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड ओनली, ठीक है जी। तो यहाँ पे मिस्टेक है थोड़ी सी, तो उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। ब्लू डॉट प्रोजेक्ट ये बेसिकली US सपोर्टेड है, US, ऑस्ट्रेलिया, जापान वगैरह। इन्होंने काउंटर करने के लिए जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर लेड इंफ्रास्ट्रक्चर की यहाँ पे बात की है। तो थर्ड स्टेटमेंट अपनी रॉन्ग होगी। फर्स्ट स्टेटमेंट है कॉरिडोर लिंक्स जिनजियांग एंड चाबार, नहीं, ग्वादार पोर्ट है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सेकंड वन इज करेक्ट। ओके, तो ये न्यूज़ में था। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे काशगर रीजन से लेके जिनजियांग, उसके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है जी, और ग्वादार पोर्ट को ये लिंक करती है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे रिसेंटली बेसिकली क्या हुआ कि चाइना ने पाकिस्तान के साथ पहले इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफ़ी फोकस कर रहा था CPEC के अंदर, बेल्ट रोड इनिशिएटिव के थ्रू। तो अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा और इंडस्ट्रियल एंगल से भी देखने की कोशिश की गई है, ठीक है जी। इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन के ऊपर यहाँ पे बात हुई है, इसी के अंदर और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा। CPEC क्या है? बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो चाइना ने स्टार्ट किया उसका ही पार्ट है। जिनजियांग से ग्वादार को लिंक करेगा, पाकिस्तान और ऑक्यूपाइड कश्मीर को वो क्रॉस करता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो इंडिया ने अपोज भी किया उस टाइम पे। तो यहाँ पे अगर बात करें बेल्ट रोड इनिशिएटिव की, तो यहाँ पे बेल्ट वर्ड जो है दोस्तों, सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट जो हमारी मिडिल टाइम के ऊपर, जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो आपने सिल्क रोड का नाम सुना होगा, उसके बेस के ऊपर रखा गया। उसके बाद जो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे रोड, तो रोड बेसिकली मैरी टाइम सिल्क रोड जो सी के थ्रू यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे मैं अगर आप ऑब्जेक्टिव वही है, बोलने का ऑब्जेक्टिव है बेसिकली चाइना को अपना थोड़ा सा एक्सपोर्ट जो है ना, जो उसको इंक्रीज़ करना है, मैन्युफैक्चरिंग हब है, तो ये उसके खुद के लिए बेनिफिट के लिए है। हालांकि बोला जाता है कल्चर एक्सचेंज, ये तो वैसे ही लिखा होता है उसके अंदर, हर कंट्री बोलती है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दोस्तों चाइना जो है इस रीजन को भी कैप्चर करना चाहता है। इसके अलावा यहाँ पे इंडिया को देखोगे तो इंडिया के थ्रू यहाँ पे अगर आप देखोगे साइडों से पूरा एक सर्कल कर लेगा। तो यहाँ पे इंडिया को लिए ये बहुत बड़ा कंसर्न है कि फ्यूचर के अंदर कुछ ऐसा इंडिया और चाइना के बीच होता है तो इंडिया को बहुत ज़्यादा कंसर्न हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दोस्तों यहाँ पे इंडिया भी चाहता है कि इस रीजन के अंदर है ना कि वो जाए, INSTC है ना, हमने रिसेंटली पढ़ा उसके बारे में, तो वो कॉरिडोर की बात करने चाहता है। ग्वादार के अब छाबार पोर्ट है उसके पास ही ग्वादार पोर्ट है, तो वो भी एक कंसर्न है, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अब चीज़ों को इंटरलिंक करना स्टार्ट कर दो प्री मोड के अंदर, क्योंकि भाई एग्ज़ाम के अंदर UPSC एक चीज़ न्यूज़ में होती है, उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ रिलेटेड है तो सेकंड स्टेटमेंट में वो डाल देती है। तो आपको ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक पढ़ते हो तो अपना माइंड क्लोज नहीं रखना कि वहीं पर बस घुसे रहो, और मैक्सिमम क्वेश्चन ज़्यादा भी नहीं, मतलब क्वालिटी भी होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। जो भी आप टेस्ट सीरीज़ कर रहे हो उसके अंदर एक बात ध्यान रखना है कि उसके अंदर जो क्वेश्चन है वो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन है या नहीं, क्या उससे मुझे बेनिफिट हो रहा है। और दूसरी बात दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट गलती कर देते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन पढ़ा, अच्छा ये वाली स्टेटमेंट आएगी, अपना आंसर लग गया, और उसके बाद क्यों अपना ठीक हुआ, कई बार हो जाता है ना, एलिमिनेशन से हम निकाल देते हैं। तो जो स्टेटमेंट हमें 2-3 स्टेटमेंट है उसमें से एक नहीं आती, 2 आती, हम आंसर निकाल देते हैं, लेकिन जो एक नहीं आती उसके बारे में भी पढ़ना है, क्योंकि अभी तो पढ़ना है, हो सकता है उसी के ऊपर क्वेश्चन आ जाए, तो अभी पढ़ना है, एग्जाम के अंदर आप एलिमिनेशन लगा लेना। तो यहाँ पे लगा के उसके बाद आपने देखना है कि जो स्टेटमेंट गलत है वो क्यों गलत है। ये काम आपने थोड़ा सा करना है। आप देखोगे दोस्तों वहाँ पे एग्जाम में बहुत अच्छे आपका एग्जाम होगा और मार्क्स भी आने के पूरे चांसेस हैं। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज % ऑफ टोटल जियोग्राफिक एरिया, ठीक है दोस्तों, इन डिसेंडिंग ऑर्डर। नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कम्युनिटी रिजर्व है, कंजर्वेशन रिजर्व है। तो यहाँ पे आपको इसको डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर लगाना है।
कि किसका जो ज्योग्राफिकल एरिया, बेसिकली परसेंटेज ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया जो है उसके बेस के ऊपर आपको लगाना कि कौन सा मैक्सिमम है, उससे कम कौन सा है, उससे कम कौन सा है। तो यहाँ पे दोस्तों बात करें तो करेक्ट आंसर इज 2 1 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, देन कंजर्वेशन रिजर्व एंड एट लास्ट इज कम्युनिटी रिजर्व। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना आंसर है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस के अंदर आर्टिकल आया, व्हाट आर रामसर साइट्स एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लिस्टिंग देम। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे बात करते हैं पहले कि रिसेंटली अभी 2 वेटलैंड को रामसर के अंदर इंक्लूड किया गया। एज सच रामसर जो है ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है अपने आप में, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन है जो हम बेसिक के अंदर नहीं पढ़ते और वो इस आर्टिकल के अंदर बहुत अच्छे से कवर की गई है। तो ये आर्टिकल ये बोलता है खिचादिया बर्ड सेंचुरी जो है गुजरात एंड बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यूपी, ये दोनों इसको रिसेंटली लिस्टेड किया गया। वेटलैंड की अगर रामसर की बात करें तो वो अलग डेफिनेशन देता है, विद लो टाइड डज नॉट एक्सीड 6 मीटर, कि जब लो टाइड होता है किसी रीजन के अंदर तो वो 6 मीटर से ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि मतलब बहुत ज़्यादा डेप्थ वाले उसको हम डिक्लेयर नहीं करेंगे, कहने का मतलब सिंपल भाषा में ये है। अब वेटलैंड का बेसिकली अगर सिंपल मीनिंग देखें, वो लैंड जो वेट रहती है, जिसके अंदर वाटर सैचुरेट रहता है। ये तो रामसर की डेफिनेशन है, लेकिन जो इंडिया की अलग डेफिनेशन है जो हमें प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वेटलैंड रूल्स 2017 के अंदर ये डेफिनेशन दी गई, लेकिन इंडिया ने कुछ चीज़ें जो हैं वो एक्सक्लूड कर दी। हमने बस वही याद करनी है प्री के लिए। जैसे इंडिया बोला रिवर चैनल्स, पैडी फील्ड्स, ह्यूमन मेड वाटर बॉडीज, टैंक स्पेसिफिकली फॉर कंस्ट्रक्टेड फॉर ड्रिंकिंग वाटर पर्पस एंड स्ट्रक्चर स्पेसिफिकली कंस्ट्रक्टेड फॉर एक्वाकल्चर, सॉल्ट प्रोडक्शन, रिक्रिएशन, इरिगेशन पर्पस, ये इसको इंक्लूड नहीं किया। बस ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे आपने कर लिया तो आपको जैसे एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है ये कि भाई कौन सी वेटलैंड इंडिया के अकॉर्डिंग जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग किस को हम वेटलैंड डिक्लेयर कर सकते हैं या को मानी जाती है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बॉग एंड फैन की बात होती है। बॉग एंड फैन की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, बॉग होता है बेसिकली जहाँ पे आपका जो वाटर है ना, वो रेन वाटर, मेनली रेन वाटर ही उसका सोर्स होता है। रेन वाटर की वजह से वो वाटर जो है वो ज़्यादा इधर उधर जाता नहीं, एक एरिया के अंदर रहता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा वो अगर बोलूँ लो ऑक्सीजन वहाँ पे रहती है। क्योंकि देखो वाटर जैसे मान लीजिए फ्लोइंग वाटर है, फ्लोइंग वाटर के अंदर तो एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन रहता है, लेकिन यहाँ पे जो स्टेशनरी वाटर है वहाँ पे आपका ये जो एक्सचेंज वाटर का रहता नहीं है। तो यहाँ पे लो ऑक्सीजन है और एसिडिक भी ये बहुत होता है। दूसरी तरफ फैन जो है दोस्तों, वहाँ पे जो वाटर का एक्सचेंज है वो रहता है, फ्लो करता है वाटर, जिसकी वजह से ऑक्सीजन लेवल जो है वो अच्छा रहता है और लेस एसिडिक होता है ये। इसके अलावा यहाँ पे इट इज़ ऑल्सो न्यूट्रिएंट रिच भी होता है दोस्तों। ठीक है जी, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको टू दी पॉइंट रखनी है बातें। इसके अलावा यहाँ पे वेटलैंड, अब ये भी इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे 5 से क्वेश्चन बनते हैं, 5-6 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि किसी एंगल से बन सकता है। इसके अलावा यहाँ पे रामसर के बारे में आपने हमारी इन्वायरमेंट की क्लासेस देखी होगी, या फिर जो ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कोर्स नहीं ज्वाइन किया उन्होंने कहीं ना कहीं से पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा तो मुझे कमेंट के अंदर आपने बता देना है, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है। तो फ्यू मिनट सीरीज़ के अंदर मैं एनवायरनमेंट के सेक्शन के अंदर किसी दिन बना दूंगा। अभी तो हमारा इकोनॉमिक सर्वे चल रहा है, उसकी 2-3 क्लासें होगी, उसके बाद मैं आपका वो उसका रामसर को कवर कर दूंगा डिटेल में। ठीक है, A to Z। तो ये आपने बताना, ये आपका काम है। अगर आपको लगता है तो आप बता सकते हो। तो यहाँ पे ज्योग्राफिकल एरिया की बात करें तो आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे बात एक हो रही है कि इंडिया के अंदर बाकी जो प्रोटेक्टेड एरिया है ना, उसके कंटेक्स्ट के अंदर अगर यहाँ पे देखें 2020 का हमारे पास डेटा है, ये बोलता है नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है 3.72%। ठीक है, गवर्नमेंट ये बोलती है। नेशनल पार्क है 1.33, कंजर्वेशन रिजर्व है 1.144 एंड कम्युनिटी रिजर्व है 0.04। ठीक है जी, ये गवर्नमेंट ने डेटा दिया। अगर हम यहाँ पे इस आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल ने थोड़ा सा इसको वेटलैंड वाले को इंक्रीज किया है, लेकिन फिर भी वो जो ऑर्डर है वो वही रहेगा, है ना। ओके, तो यहाँ पे ज्योग्राफिकल एरिया की बात करें, ग्लोबली 6.4% एरिया जो वेटलैंड कवर करती हैं, जो इंडिया के अंदर 4.63%, तो इन्होंने थोड़ा सा बढ़ाया है, लेकिन खैर इसके अंदर कोई इशू नहीं है ना, हमारा ऑर्डर वही रहेगा। क्लासिफिकेशन क्या है, जो इनलैंड नेचुरल वेटलैंड है वो 43.4% है, कोस्टल नेचुरल वेटलैंड है 24.3%। ठीक है जी, ये हमने ध्यान रखना है।
इसके अलावा दोस्तों तो यहाँ पे ये भी यूपीएससी पूछा कि कोस्टल वेटलैंड है वो इंडिया की ज़्यादा है या इंडलैंड वेटलैंड है, तो वहाँ पे आपने ध्यान रखना है। तो स्टेट वाइज देखें, गुजरात यहाँ पे टॉप है इसके अंदर टोटल जियोग्राफिकल एरिया के कंटेक्स्ट के अंदर। उसके बाद आंध्र प्रदेश आता है। नंबर की बात करें तो 10 इन यूपी, ये टॉप है, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। ग्लोबल लीडर की बात करें दोस्तों, अगर नंबर की बात करें यूके टॉप है, उसके बाद बोलिविया है वो लार्जेस्ट एरिया। तो टू दी पॉइंट आपने रखना है, नोट्स बनाने हैं साथ साथ में। इसकी पीडीएफ यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगी, तो वहाँ पे कोई इशू आपका होना नहीं चाहिए। ठीक है जी, ओके। तो इसके अलावा दोस्तों ठीक है, कंजर्वेशन रिजर्व, यहाँ पे इसकी बात करते हैं। ये टॉपिक यहाँ पे देखो, कम्युनिटी रिजर्व है। कम्युनिटी रिजर्व बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है, लेकिन कम्युनिटी या प्राइवेट लैंड हो सकती है। ठीक है जी, तो यहाँ पे नंबर बताया गया, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। टोटल 214 है, तो यहाँ पे 114 नागालैंड। ठीक है दोस्तों, नंबर ऑफ कम्युनिटी रिजर्व, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नंबर निकालने हैं इसके, क्योंकि हमने इसके ऊपर क्वेश्चन भी बनाया था, अगर आपको याद हो, जब लास्ट ईयर हम एमसीक्यू सीरीज़ कर रहे थे, वहाँ पे मैंने आपको ये डेटा प्रोवाइड किया था। तो यहाँ पे कंजर्वेशन रिजर्व है, स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है कम्युनिटी के साथ मिलके। तो यहाँ पे कंजर्वेशन रिजर्व के अंदर जो लैंड है वो दैट इज़ ओन्ड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, यही उनके अंदर जो मेजर डिफरेंस है दोनों के बीच में। ठीक है दोस्तों, सो इसके अलावा दोस्तों जैसा कि आपको पता है प्रीलिम आ गया, तो प्रीलिम के कोर्सेज हमारे बहुत से। तो यहाँ पे करंट अफेयर टेस्ट सीरीज़ का कोर्स अवेलेबल है, करंट अफेयर जीएस और अगर मैं बात करूँ टेस्ट सीरीज, तीनों का कॉम्बो भी अवेलेबल है। इसके अलावा हमारा जीएस का अलग से एक रैश कोर्स है, बाकी कवर हो गया तो ये कर सकते हैं। इसके अलावा कंप्लीट करंट अफेयर का भी कोर्स है, कि जिसको लगता है कि पहले भी गलती होगी, अब मुझे पढ़ना है, एग्जाम आ गया। तो ये अलग अलग बातें हैं दोस्तों, आपके विचार के हिसाब से जो आपको अच्छा लगता है वो कर सकते हैं, लेकिन मेरी मानो तो दोस्तों अपनी रिवीजन के ऊपर फोकस करो। हम बहुत ही जल्दी ऐसा हम अच्छा अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करते हैं, बड़ी कोशिश करते हैं। तो आपको जो भी लगता है कि हाँ ये वाला राम सर करना है या नहीं करना, आप वहाँ पे कमेंट के अंदर बता देना। तो दिस इज़ ऑल, सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।